Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we were discussing Unit 10, which is about simple harmonic motion and waves. If you open your book at the page number 6, you will get a side information which is about a pendulum clock. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है क्रिश्चियन हाइजेन। इसने पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट किया था इन 1656 में। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इन 1656 में किस साइंटिस्ट ने पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट किया था, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन क्रिश्चियन हाइजेन इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है। तो ही आपने यहाँ पे आगे भी इसके बारे में भी डिस्कस कर लेना है कि ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो who had discovered that all pendulums of the same length took the same amount of time to complete one full swing. Huygens developed the first clock that could accurately measure time. अब देखें गैलीलियो का यहाँ पे उसने जो डिस्कस किया, गैलीलियो ने ये बताया था कि जितने भी पेंडुलम अगर आप एक साथ खड़े कर दें, अगर उनकी लेंथ सेम है तो उन सारों का टाइम पीरियड भी सेम होगा, क्योंकि हमने जो टाइम पीरियड का फार्मूला हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था T is equal to 2 pi L over G under the root. Time period of the simple pendulum depend upon the length and gravity. अगर आप लेंथ और ग्रेविटी को चेंज नहीं करते तो टाइम पीरियड इसमें सेम होगा। इसमें ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन में डेट और जो साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन हाइजेंस, ये आपने याद रखना है। आज का जो टॉपिक है 10.2 पेज नंबर 6, डैम्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि द टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन of the body about a fixed position is known as oscillation or vibration. डैम्ड का लफ्जी मतलब होता है खत्म हो जाना, बिल्कुल खत्म। अब इस टॉपिक में इसका मतलब है कि हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन कैसे खत्म होती है। अगर ऑसिलेशन खत्म नहीं होती तो उसकी रीजन क्या होती है और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं जो जिसमें ऑसिलेशन खत्म ही नहीं हो सकती, तो उस सिस्टम को आप नाम देते हैं आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आप कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ any friction or resistance continues indefinitely under the action of a restoring force. अब यहाँ पर एक बात ये डिस्कस हुई है जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी डिस्कस की थी कि द बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब इसमें भी वही बात है, आइडियल सिस्टम इसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। वो रेस्ट पे क्यों आती है? वो रेस्ट पे इसलिए आ जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से वो रेस्ट पे आ जाती है। लेकिन अगर आप आइडियल सिस्टम को देखें तो आइडियल सिस्टम में अगर आप आइडियल सिस्टम उस सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस जो है वो एब्सेंस होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, तो कोई भी बॉडी अगर एक दफ़ा आप उसको ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए ऑसिलेट करती रहेगी या वाइब्रेट करती रहेगी, लेकिन ये एक इमेजिनरी सिस्टम होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। देखिए हम यहाँ पे एक बॉडी है,
ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ आपने इसको अटैच किया हुआ है। एक दफा अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अगर आइडियल सिस्टम है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये फॉरएवर इसी तरह मूव करती रहेगी। अब हम बात कर रहे थे डैम्ड की। डैम्ड का लफ्जी मतलब होता है खत्म कर देना। अब खत्म किसकी वजह से होगी, वो तो एब्सेंस था, अब यहाँ पे होगा प्रेजेंस। अगर हमारे पास, लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रेजेंस होती है। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी of the system as time passes and the motion is said to be damped, खत्म हो जाती है। The damping progressively reduces the amplitude of vibration of motion। अब आप देखिए एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, O to A। O to A is the, अगर O को आप कंसिडर करते हैं फिक्स्ड पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड A is the extreme position, then the maximum distance between O to A is known as amplitude। अब एक बॉडी है, वो अगर वाइब्रेट करती है, O to A अगर वाइब्रेट करती है, तो आप देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। ये देखिए एम्पलीट्यूड पहले इसका यहाँ से O से A ये था, अब इसके बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाता है। और ये किसकी वजह से हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो ये क्या करती है, फ्रिक्शन क्या करती है, द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासेस एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। और मोशन को हम क्या नाम देंगे, डैम्प्ड का नाम देंगे। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। और डैम्पिंग क्या कर रही है, डैम्पिंग एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर रही है। एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करके इसके बाद इसको बिल्कुल जीरो कर देती है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आती है, मीन पोजीशन पे ले आती है, लेकिन टाइम के साथ साथ। अब यही प्रोसेस हम यूज करते हैं शॉक एब्जॉर्बर में। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल में या गाड़ी में हम शॉक एब्जॉर्बर हम यूज करते हैं, और उसका हमें फायदा भी होता है, और ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्ड मोशन की। क्योंकि जब कभी मोटरसाइकिल को अगर आप किसी जंप से गुजारते हैं, या गाड़ी को अगर आप किसी जंप के ऊपर से गुजारते हैं, तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो अगर आप उसकी ऑसिलेशंस को और वाइब्रेशन को अगर आप डैम्प नहीं करते, तो वो डैमेज हो जाएगा, मोटरसाइकिल आपका डैमेज हो जाएगा, गाड़ी आपकी डैमेज हो जाएगी। इसलिए अच्छी जो गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, उसमें अच्छे से शॉक अब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं। वो जब आप जंप में के ऊपर से गुजरते हैं तो आपको फील भी नहीं होने देते। बड़े जो गाड़ियां हैं, V8 हो गया या इस तरह की बड़ी पेजारो टाइप जो गाड़ियां होती हैं, उनमें शॉक अब्जॉर्बर अच्छे लगे हुए होते हैं। जैसे ही जंप से गुजरता है वो उसकी ऑसिलेशंस को डैम्प कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये शॉक अब्जॉर्बर जो है ऑटोमोबाइल में हम यूज करते हैं, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। तो आप कह सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर इन द ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। तो इसकी अगर आप देखें फिगर को, अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें, तो फिगर में यहाँ पे हमने फ्लूइड यूज किया हुआ है, और ये फ्लूइड जो है यहाँ पे हमने ऑयल यूज किया हुआ है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है और एक इसका लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को आप अटैच करते हैं कार फ्रेम के साथ, और लोअर पार्ट को आप अटैच करते हैं कार एक्सल के साथ। ये इसमें लिक्विड हो गया, लिक्विड में यहाँ पे आप ऑयल यूज करते हैं, ये इसमें पिस्टन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये बॉडी मूव करती है, जब कोई कार है या मोटरसाइकिल है जंप के ऊपर से मूव करता है, तो उसकी ऑसिलेशन क्यों खत्म हो जाती है, ये शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, कौन सा ऐसा फंक्शन करता है कि उसकी ऑसिलेशंस को डैम्प कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। तो वो फंक्शन देखने के लिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन में बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसमें जो लिक्विड आप यूज करते हैं, वही मैकेनिकल एनर्जी ये लिक्विड क्या करता है, उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे ऑयल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की वो चेंज कर देगा हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से वो जो ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है वो डैम्प हो जाती है। और इसकी अगर आप मोशन देखें
तो वो इस तरीके से ये मूव करता है जो शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। और इसमें इस तरह मूव करेगा और उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से ये खुद हार्ट हो जाता है, हार्ट हो जाएगा और जो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो स्मूथ चलना शुरू कर देता है। तो ये इसका फंक्शन था शॉक एब्जॉर्बर में। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन इसकी अब तो आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी कि द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन का हम इसको नाम देते हैं। और इसमें भी वही फिगर आप डिस्कस कर सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग बॉडी डिक्रीजेस। क्या करता है, ये डिक्रीज करता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस किस्म की जो ऑसिलेशन होगी इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देंगे और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10.3 वेव मोशन। अब यहाँ पर हम वेव को क्यों डिस्कस करते हैं, वेव हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वाइटल रोल प्ले करती है। वेव से हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब ये जो हम बोलते हैं ये साउंड भी एक वेव की फॉर्म में होती है, ये वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है हमारा, उस कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम इसी वेव्स को का यूज करते हैं। उसमें वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी यूज होती है, वो इसी साउंड वेव्स को कैरी करके मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। अब इसको वेव को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, मीडियम इसको चाहिए होता है और वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्टर्ब करके मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर और एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वे मूव करती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन होती है, वो वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। तो इसलिए वेव्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंपल सी अगर हम इसमें एक्टिविटीज, आपकी बुक में यहाँ पे 2 एक्टिविटीज हैं और इसमें अगर हम डिस्कस करें तो ये हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास एक टब ऑफ वाटर की एग्जांपल है। तो इस टब ऑफ वाटर में ये हम अपने घरों में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ट्रे है, उस ट्रे में अगर हम वाटर को फिल करते हैं और उस वाटर में अगर हम पेंसिल को डिप करते हैं, अप एंड डाउन डिप करें, तो आप देखेंगे कि द वेव्स आर जनरेट विच मूव फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड, मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड इफ वी प्लेस a paper piece or the cork on the surface of the water, then you will observe the motion of the cork up and down about its a fixed position. ये अप एंड डाउन मूव करता रहेगा लेकिन उनके साथ मूव नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब वेव मूव करती है किसी भी मीडियम में तो वो क्या करती है, वो उसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट अ फिक्स पोजीशन और वो मूव नहीं करते फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड। तो ये एक्टिविटी आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि इफ वी डिप अ पेंसिल इनटू अ वाटर इनटू अ टब ऑफ द वाटर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, द वेव्स आर जनरेट। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, एक्टिविटी है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि वेव जनरेट होती है विच मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इफ वी प्लेस अ कार्क और द पेपर पीस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, then it's we will observe that it move up and down about its fixed position or equilibrium position. तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है द कार्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये शो करता है कि जब कभी भी वेव मूव करती है किसी भी मीडियम में तो वो पार्टिकल्स को ऑसिलेट करती है, उसको वाइब्रेट करती है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, पार्टिकल उसके साथ मूव नहीं करते। इसकी एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। इसके ऊपर शार्ट सा क्वेश्चन आएगा, वो आपको क्या कहेंगे कि डिफाइन वेव्स। वो एक्टिविटीज अक्सर नहीं आती, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। अब आपको पता चल गया कि वेव क्या है, ये एक्चुअली डिस्टरबेंस है।
इन द मीडियम। और जब ये मीडियम को डिस्टर्ब करती है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, वो हमने देखा कि वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए ये एक वेव है। अब वेव में हमने ये कहा था कि ये क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब अगर एक पार्टिकल आप इसके ऊपर रखें तो इस पार्टिकल की मोशन को अगर आप देखें, ये पार्टिकल जैसे ही वेव मूव कर रही है तो पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। अब ये शो कर रहा है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। ये अबाउट फिक्स पोजीशन टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं और इसी तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। आई होप you all will understand these topics। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम फिर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह आप लोगों को सबको सेहत में रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना ख्याल रखिए और एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अल्लाह हाफिज़।